बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीएमसी नेशनल एमडीकेट 2022 बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज के सिलसिले का आज 5th वीकली टेस्ट मुनक्किद हुआ था और इस टेस्ट में लेक्चर नंबर 17 से 21 के दौरान जो टॉपिक्स कवर हुए थे उनको टेस्ट किया गया था। तो काफ़ी सारे बच्चों ने इस टेस्ट में हिस्सा लिया। तो आज के इस टेस्ट में जो टॉप स्कोरर हैं, पहले उन टॉप स्कोरर्स को अनाउंस करते हैं और उसके बाद फिर बाकायदा इस टेस्ट का डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। जी, आज का ये जो टेस्ट था उसमें पिछले टेस्ट की तरह इस दफ़ा भी माशाल्लाह नूरुलैन 96% स्कोर इन्होंने किया है और अब तक हमारे जितने भी टेस्ट हुए हैं नूरुलैन ने माशाल्लाह पहली पोजीशन ही हासिल की है। आलम साहब ने 94% स्कोर के साथ, फैसल शबी, मोहम्मद फैसल शबी 91%, करीमुल्ला 87%, मुजम्मिल 87%, ज़रक 81%, मंसूर आलम ये 60% स्कोर के साथ, आयशा 54। तो अब ये यहाँ से देखिए, ये जो पासिंग परसेंटेज थी 65%, ये बाकी बच्चे उससे कम स्कोर कर पाए। और भी काफ़ी सारे बच्चे हैं लेकिन उनका स्कोर इतना काबिल ज़िक्र नहीं रहा। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि टेस्ट को थोड़ा सा सीरियसली लिया करें। ये बहुत कम परसेंटेज है जो अच्छे मार्क्स लेने वाले बच्चों की है। बाकी ज़्यादातर मुझे लगता है कि बस वो तैयारी पूरी करते नहीं हैं और टेस्ट अटैम्प्ट कर लेते हैं। तो जब आपको मालूम है कि हर संडे को ये टेस्ट होना है तो जितने भी ये टॉपिक हमने वीक में कवर किए हुए होते हैं उनको आप थॉरोली पहले से कवर करके रखा करें ताकि जब ये टेस्ट सामने आए तो आप उसमें भरपूर अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकें। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले टेस्ट के अंदर आपकी परफॉर्मेंस और बेहतर होगी। तो इस टेस्ट के क्वेश्चंस को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं और किसी भी जगह पर आपको कोई कंफ्यूजन फेस करनी पड़ती है, जो मैं आपको चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें आपको किसी किस्म का कोई डाउट है या फिर कोई बात समझ में नहीं आती है, तो उसके अंदर पार्टिसिपेट करें और जो कोई कंफ्यूजन है उनको क्लियर करें ताकि ये जो डिस्कशन है ज़्यादा इंटरेक्टिव बने और फ्रूटफुल बने। क्योंकि बाद में फिर इस डिस्कशन को जब बहुत सारे दूसरे लोग देखेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में तो उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। जी, तो आज के इस टेस्ट में जो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगेन आपको मैं बताता चलूँ कि सीक्वेंस क्वेश्चंस का डिफर कर सकता है। आप में से हर एक के पास जो ये टेस्ट अपीयर हुआ होगा तो डिफरेंट सीक्वेंस के साथ ये अपीयर हुआ होगा। तो यहाँ पर हमारे सामने जो ये सीक्वेंस आ रहा है हम इसको आगे लेकर चलेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ NADPH टू द नंबर ऑफ ATP टू द नंबर ऑफ CO2 इन द केल्विन साइकिल टू प्रोड्यूस जस्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ G3P। केल्विन साइकिल में G3P के एक मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए इनका रेशो क्या होगा। तो आपने केल्विन साइकिल वाले लेक्चर के अंदर ये इक्वेशन पढ़ी थी कि 3 CO2 मॉलिक्यूल्स आर एंटर्ड इनटू द केल्विन साइकिल और उनको रिड्यूस करने के लिए 6 NADPH मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड और जबकि 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर नीडेड। ये केल्विन साइकिल में चीज़ें दाखिल होती हैं और उसके बाद फिर आगे G3P का एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है और बाकी आगे और चीज़ें बनेगी। लेकिन यहाँ पर सवाल इसके मुताल्लिक है। तो अगर आप यहाँ पर रेशो बनाएं तो CO2 टू NADPH टू ATP ये 1:2:3 बनता है। लेकिन आपसे यहाँ पर जिस सीक्वेंस में रेशो पूछा जा रहा है आपने उसको बताना है। तो NADPH को चूंकि पहले लिया गया तो इस तरह 2 वाली क्लास, ये NADPH वाली क्लास पहले होनी चाहिए और NADPH टू नंबर ऑफ ATP फिर ये 2 3 और फिर नंबर ऑफ CO2 तो 2 3 1 यहाँ पर सही आंसर बनेगा। तो 2 3 1 ये आखिरी ऑप्शन में गिवन है। इस तरह से हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो ये बनेगा 2 3 1। ये जो ऑप्शंस हैं ये भी आपके पास शफल होकर आते हैं तो इस वजह से किसी के पास हो सकता है ये ऑप्शन पहले आया हो, किसी के पास बी में ये ऑप्शन मौजूद हो। तो इस तरह से हर एक स्टूडेंट के पास ऑप्शन डिफरेंट सीक्वेंस के अंदर अपीयर हो रहे होते हैं। तो बहरहाल इसका जो आंसर बन रहा है वो 2 3 1 बन रहा है। आपने बस ये सीक्वेंस का ख्याल रखना है। सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ऑफ HIV
इसके अंदर HIV के अंदर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस में 3 एंजाइम्स पाए जाते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का रोल क्या है? सो इट कन्वर्ट्स वायरल DNA इनटू वायरल जिनोमिक RNA। ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वायरस के पास ओरिजिनली RNA जिनोम होता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज उस RNA जिनोम को डबल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट करता है, लिहाजा ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। इट इनकॉर्पोरेट्स द वायरल जिनोम इनटू द होस्ट जिनोम, ये इंटीग्रेज एंजाइम का रोल है। एक और एंजाइम इसके पास मौजूद है इंटीग्रेज, ये उसका रोल है। इट सिंथेसाइजेज वायरल जिनोमिक RNA एंड वायरल cDNA। cDNA की सिंथेसिस के हद तक तो इसका रोल ठीक था, लेकिन ये जो पहले वाली बात है ये गलत है, तो इस वजह से ये भी नहीं हो सकता। इट कन्वर्ट्स वायरल जिनोमिक RNA इनटू वायरल DNA, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ये जो वायरल DNA बनेगा ये वायरल cDNA और ये फिर जाकर होस्ट DNA में इनकॉर्पोरेट होता है HIV की लाइफ साइकिल में। सो द राइट आंसर इज डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ते हुए हम इस बात के ऊपर गौर करते हैं कि कौन से ऐसे पार्ट्स हैं बैक्टीरिया के विच आर फाउंड इन सम बैक्टीरिया और कौन से ऐसे पार्ट्स हैं विच आर फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया। तो इसमें सेल वॉल तो तमाम बैक्टीरिया के पास नहीं होती। हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी माइकोप्लाज्मा, तो माइकोप्लाज्मा ऐसा ग्रुप है बैक्टीरिया में विच डोंट हैव सेल वॉल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन अलबत्ता सबके पास मौजूद है, न्यूक्लियोइड भी सबके पास मौजूद है और राइबोसोम भी सबके पास मौजूद है। सो ओनली स्ट्रक्चर विच इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया इज द सेल वॉल। देन व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बन फिक्सेशन स्टेप ऑफ द केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल के कार्बन फिक्सेशन स्टेप की आपने प्रोडक्ट्स बतानी है। तो कार्बन फिक्सेशन स्टेप के एंड पर 3 फॉस्फोग्लाइसरेट मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। 3 फॉस्फोग्लाइसरेट। यहां पर केल्विन साइकिल का आउटपुट नहीं पूछा जा रहा, केल्विन साइकिल का जो पहला फेज है सिर्फ उसके मुतालिक ये क्वेश्चन है। तो उसमें 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, तो पहले ऑप्शन में ये ग्लाइसरॉल्डियर 3 फॉस्फेट, इसको रिजेक्ट कर देंगे हम। यहां पर भी इसी का जिक्र हो रहा है, यहां पर भी इसका जिक्र हो रहा है, बट ये जो 3 फॉस्फोग्लाइसरेट है इत्तेफाक से ये गिवन ही आखिरी ऑप्शन में। तो 6 molecules of 3 phosphoglycerate is absolutely correct about this question. So what happens with the oxygen in respiratory chain? रेस्पिरेटरी चेन में ऑक्सीजन की फेट क्या होती है? तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन दरअसल रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, और वाटर बन जाता है। तो इट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये बात दुरुस्त नहीं है। इट इज यूज्ड टू सप्लाई एनर्जी फॉर एटीपी सिंथेसिस, ये भी दुरुस्त नहीं होगा। इट इज रिड्यूस्ड टू वाटर, यस एग्जैक्टली। जो रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये रिड्यूस्ड NAD इन द फॉर्म ऑफ NADH और इसी तरह से रिड्यूस्ड FAD इन द फॉर्म ऑफ FADH जब ये इस रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर दाखिल होते हैं और इनके एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। सो फाइनली दोज एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स आर इंटरसेप्टेड बाय द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर वाटर में तब्दील हो जाती है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन यही बनेगा। इट इज रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट, ये भी गलत है, या इट इज रिलीज एज गैस। तो ये फोटोसिंथेसिस में ये दोनों ऑप्शन फिट हो सकते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन में ऐसा नहीं होगा। तो ये दोनों ऑप्शन अनफिट हैं जी। नंबर 6 आप देखिए कि इन सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल किसे कहते हैं? हाँ भाई, कोई बताएगा ये टर्म किसके लिए यूज की जाती है? मैंने लेक्चर में ये बात समझाई हुई है। दिस टर्म इज यूज क्रेब्स साइकिल। Yes, this is used for Krebs cycle. तो citric acid cycle या Krebs cycle, इसमें क्या होगा कि for each pyruvate that enters the cycle, यहाँ पर देखो ये इनडायरेक्टली बात हो रही है। आप कंफ्यूज होंगे कि भाई सिट्रिक एसिड साइकिल में तो पायरुवेट दाखिल ही कोई नहीं होता, तो ये क्या बात हो रही है? असल में ये इनडायरेक्टली बात है कि जो इससे पिछला स्टेप होता है जिसे ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट कहते हैं, तो वहाँ से ये बात कनेक्ट की गई है कि इन द सिट्रिक एसिड साइकिल फॉर ईच पायरुवेट जो उस साइकिल की तरफ बढ़ा है, और ऑब्वियसली वो पहले एसिटाइल को ए में चेंज हुआ होगा। 1 ATP 3 NADPH एंड 1 FADH2 आर प्रोड्यूस्ड। ये एक साइकिल का आपको अकाउंट बताया कि फॉर ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल दैट एंटर्स अ ग्लाइकोलिसिस हाउ मेनी ATP NADPH2 एंड FADH2 आर प्रोड्यूस्ड इन द सिट्रिक एसिड साइकिल। तो आप गौर करें कि
ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज होगा, इसमें ग्लाइकोलिसिस में दाखिल होगा, तो उससे दो पायरुवेट बनेंगे। अगर एक पायरुवेट के नतीजे में सिट्रिक एसिड साइकिल का अकाउंट ये बनता है, तो जब दो पायरुवेट आएंगे तो इसको डबल कर दें, लिहाजा 2 ATP 3 के बजाय 6 NADPH2 और इधर 2 FADH2 हो जाएंगे। तो क्या करेक्ट आंसर बनता है? 2 ATP इत्तेफाक से सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर गिवन है, बाकी सब ऑप्शंस को हम इजीली रिजेक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से हम ये रिक्वायरमेंट डबल कर देंगे इसके लिए। अच्छा 7, विच पार्ट ऑफ एनिमल वायरस इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन मल्टीपल कॉपीज। ये हम लेक्चर के दौरान भी इस बात का बहुत वजाहत से जिक्र कर चुके हैं कि जो एनवेलप होता है किसी भी वायरस की बॉडी के ऊपर, जैसे कि HIV की बॉडी के ऊपर है या कोरोना वायरस है, तो इस तरह के ये जो एनिमल वायरसेस होते हैं, जब वो अपने होस्ट से बाहर निकलते हैं तो होस्ट से बाहर निकलते हुए वो उसकी मेम्ब्रेन को अपने ऊपर इनक्लोज कर लेते हैं। जैसे ये HIV को अगर आप देखें तो HIV ये अपने होस्ट से बाहर निकलते हुए उसकी मेम्ब्रेन, होस्ट सेल की मेम्ब्रेन को अपने ऊपर इनक्लोज करते हुए बाहर निकलता है। तो इस तरह आप देखो कि ये एनवेलप एक ऐसा पार्ट है जो कि विद इन द होस्ट सेल मल्टीपल कॉपीज में प्रोड्यूस नहीं हुआ था। हालांकि बाकी जितने भी कंपोनेंट्स थे इसके, वो सारे मल्टीपल कॉपीज में प्रोड्यूस हुए थे, लेकिन ये कंपोनेंट ऐसा है जो मल्टीपल कॉपीज में प्रोड्यूस नहीं होगा। बस ये जो भी कोई वायरल पार्टिकल होस्ट से बाहर निकल रहा होगा तो उसको अपने ऊपर एनक्लोज करता जाएगा। सो यहां पर एनवेलप आंसर आएगा। In the respiratory electron transport chain, all of the following components work as electron carriers as well as proton pump, except, अब इसमें देखो हमने इलेक्ट्रॉन कैरियर्स तो कहा था कि सभी एक्ट कर रहे होते हैं जो भी रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मौजूद हैं, लेकिन उनमें से प्रोटॉन पंप्स चंद एक थे। तो उसमें देखो NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ये इसका डुअल रोल है, ये प्रोटॉन पंप भी है और इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है। बट जो यूबिक्विनोन है, यूबिक्विनोन या कोएंजाइम Q इसे कहा जाता है, ये जस्ट एन इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये प्रोटॉन पंप हरगिज नहीं है, और यही आंसर यहां पे बनना चाहिए। साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स है जिसको साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ये भी एक प्रोटॉन पंप एज वेल एज इलेक्ट्रॉन कैरियर है। और जबकि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स का भी डुअल रोल है, तो सिर्फ कोएंजाइम Q है जो इलेक्ट्रॉन कैरियर तो है बट प्रोटॉन पंप नहीं है। Number 9, which of the following is the largest prokaryote in nature which has been discovered so far? तो प्रोकैरियोट्स में जो अब तक दरियाफ्त होने वाला सबसे बड़े साइज का प्रोकैरियोट हमें मिला है वो दरअसल एपिलोपेशियम फिशल्सोनी है। यहां पर इत्तेफाक से बाकी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनके अंदर भी अपने अपने तौर पर बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स का जिक्र है। जैसे लार्जेस्ट मैमल ऑन अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो वो वेल है, और इसी तरह से अगर लार्जेस्ट ट्री ऑन अर्थ पूछा जाए तो वो रेडवुड ट्री है, और अगर लार्जेस्ट वायरस आपसे पूछा जाए तो वो पॉक्स वायरस है, और अगर लार्जेस्ट प्रोटिस्ट पूछा जाए तो वो कैल्प्स हैं। तो ये इस तरह रिलेटेड ऑप्शंस देने का मकसद ये था कि बाज़ बच्चे जो हैं वो स्टेटमेंट चूंकि प्रेशर की वजह से सही तरह नहीं पढ़ते तो वो गलती कर जाते हैं। तो यहाँ पर बहरहाल प्रोकैरियोट पूछा गया है तो प्रोकैरियोट यही है जो सबसे बड़े साइज का है। Question number 10. Both glucose and appropriate enzymes are necessary for the process of glycolysis to begin. उसमें देखो ग्लूकोज एक सबस्ट्रेट है ग्लाइकोलिसिस का, और इसके अलावा जो अप्रोप्रिएट एंजाइम हेक्सोकाइनेज उसका नाम है वो यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। लेकिन वो कहता है कि विच एडिशनल कंपाउंड मस्ट आल्सो बी प्रेजेंट। तो असल में ये जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है इट नीड्स सम कोफैक्टर्स, और वो को फैक्टर कौन से हैं? एक तो इसको मैग्नीशियम आयंस की जरूरत होती है अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, लेकिन इत्तेफाक से मैग्नीशियम आयंस का यहाँ पे जिक्र ही कोई नहीं आया। और दूसरा इसको जो को फैक्टर चाहिए वो दरअसल ATP है। ATP भी इस हेक्सोकाइनेज एंजाइम का को फैक्टर है, और इस तरह से ये हेक्सोकाइनेज इन दोनों को फैक्टर को यूज करते हुए ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज करेगा। तो यहाँ ATP आना चाहिए। Number 11, an isolated virus not considered living since it, देखो वायरस जब आउटसाइड द होस्ट सेल होता है, यानी जब अपने एक्स्ट्रा सेलुलर फेज में होता है, तो उस वक्त वो कहता है कि उसको हम लिविंग कंसिडर नहीं करते। तो किस बुनियाद पर हम उसको लिविंग कंसिडर नहीं कर रहे कि इज कोटेड विद एन एयर टाइट शील्ड, इस वजह से हम उसको लिविंग कंसिडर नहीं कर रहे, या इट सेपरेट्स इनटू इनर्ट पार्ट्स,
या फिर रैपिडली लूजेज इट्स जीनोम, ये कैन नॉट मेटाबोलाइज। तो सबसे ज्यादा जो फेवरेट ऑप्शन हो सकता है जो इसको जस्टिफाई करेगा कि दैट दिस इज नॉट अ लिविंग बीइंग, वो है कि ये मेटाबोलाइज करने की सलाहियत नहीं रखता, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो, मेटाबॉलिज्म उसमें होता ही नहीं है। लिहाजा ये ऑप्शन है जिसकी वजह से हम उसको नॉन लिविंग सपोज कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ वायरस मेक इट होस्ट स्पेसिफिक। बाज वायरसेस हमने डिस्कस किया था कि वो पर्टिकुलर होस्ट को टैग करते हैं, तो होस्ट रेंज इस होस्ट स्पेसिफिसिटी पे ही डिपेंड कर रही होती है। तो वायरस का कौन सा कंपोनेंट है जो उसको होस्ट स्पेसिफिक बनाता है, वो दरअसल उसके स्पाइक्स होते हैं जो कि प्रोटीन इन नेचर है, और सम टाइम ये ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पाइक इसको होस्ट स्पेसिफिक बना रहे हैं, इससे ये रिकग्नाइज करता है। अगर यहां पर ये बात भी पूछी जाती कि विच कंपोनेंट ऑफ द वायरस इनेबल इट टू रिकग्नाइज द होस्ट, तो तब भी हम ये स्पाइक प्रोटीन्स को ऑप्ट करते हैं। नंबर 13, द कैल्विन साइकिल इज ऑल्सो नोन एज C3 पाथवे बिकॉज। देखो, कैल्विन साइकिल को जो ये अल्टरनेटिव नेम दिया जाता है वो इस वजह से दिया जाता है कि कैल्विन साइकिल में जो सबसे पहला स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है, वो फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल दरअसल एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। उसका नाम क्या है? दैट फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल इज एक्चुअली 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। इसको इस तरह से भी लिखते हैं PGA, या फिर समटाइम जस्ट 3PG भी इसको लिखा जाता है, फॉस्फोग्लाइसरेट। तो ये 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, ये 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, this is first stable molecule which is produced in the Calvin cycle, and this is actually a 3 carbon compound. That's why the Calvin cycle is called C3 pathway. और इत्तेफाक से ये ऑप्शन अगर आप देखें यहाँ पर तो ये गिवन नहीं है यहाँ पर। The output of the Calvin cycle is 3 carbon compound. अगरचे इसमें कोई शक नहीं है, ये बात दुरुस्त है कि आउटपुट कैल्विन साइकिल की G3P होती है, G3P ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एंड दिस इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसकी वजह से इसका नाम रखा नहीं गया। और 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन 1 कैल्विन साइकिल, ये बात भी बिल्कुल हकीकत है कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करें, लेकिन जो नेम है C3 पाथवे वो इस वजह से भी नहीं है। और 3 RUBP मॉलिक्यूल्स रीजनरेटेड इन द कैल्विन साइकिल, ये बात भी दुरुस्त है, लेकिन यहां पर जो वजह है नाम रखने की वो ये भी नहीं है। तो वजह मैंने आपको ये बताई है, वो यहां पे गिवन नहीं थी, इस वजह से नन ऑफ देम विल बी द राइट आंसर। यहां पर अगर आपसे वैसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, तो एक्चुअली ये तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट थी, तो ऑल ऑफ देम वाला ऑप्शन फिर पिक करना चाहिए था हमें। नंबर 14, what happens during the conversion of 1,3 bisphosphoglycerate into glyceraldehyde 3 phosphate in Calvin cycle। देखो, कैल्विन साइकिल में ये जो 1,3 bisphosphoglycerate है, ये ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कैसे चेंज होता है? तो एक्चुअली होता क्या है कैल्विन साइकिल में कि ये RUBP सबसे पहले जब ये रिएक्ट करता है CO2 के साथ, तो ऐसी सूरत में यहाँ पर पहले वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनेगा और उसके बाद फिर ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जैसे 3 फॉस्फोग्लाइसरेट अभी मैंने कहा है, ये प्रोड्यूस हो जाएगा। अब जब ये प्रोड्यूस हो जाता है तो यहां पर वो कार्बन फिक्सेशन इवेंट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अगला जो इवेंट है उसमें 3PGA इज चेंज इनटू 1,3 bis PGA। ठीक है, इसके अंदर इसकी ये कन्वर्जन हुई है। अच्छा, अब यहां से बात आगे पूछी जा रही है कि 1,3 bisphosphoglycerate इनटू ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो यहां पर एक्चुअली 2 एक्टिविटीज हो रही हैं। एक एक्टिविटी यहां पर होती है बाय मींस ऑफ NADPH, इसके जरिए रिडक्शन हो जाएगी, यहां पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और खुद ये मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर NADP में चेंज हो जाएगा। और साथ ही यहां पर रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप भी हुआ है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज आल्सो रिमूव्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, एंड आफ्टर दैट G3P मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस्ड। तो अब सवाल यही पूछा गया कि 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट को ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी? तो यहां 2 एक्टिविटीज होंगी। एक एक्टिविटी ये, इसको रिडक्शन कहा जाएगा, दिस इज एक्चुअली रिडक्शन, एंड दिस वन इज नोन एज डीफॉस्फोरिलेशन। डीफॉस्फोरिलेशन, तो यहां पर रिडक्शन एंड डीफॉस्फोरिलेशन इज गिवन इन द फर्स्ट ऑप्शन, इस वजह से ये आंसर बनेगा यहां। अच्छा, नंबर 15, if oxygen is available, the further breakdown of pyruvate takes place aerobically and the final products are।
तो जब ये ऑक्सीजन अवेलेबल होती है ग्लाइकोलाइसिस के बाद, पायरुवेट का फर्दर ब्रेकडाउन एरोबिक रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग होगा, तो फिर उसकी जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनेंगी वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज गिवन हियर। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आपको कहीं और किसी ऑप्शन में नहीं मिल रहा, तो एग्जैक्टली यही ऑप्शन दुरुस्त होगा। और साथ ये 36 to 38 ATPs ये भी बिल्कुल यहां पर करेक्टली गिवन है। अच्छा भाई, 16th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर बैक्टीरियल एंडोस्पोर। हमने स्पोर्स और सिस्ट वगैरह के बारे में पढ़ते हुए इस बात का इंकशाफ किया था कि ये जो एंडोस्पोर्स होते हैं ये रिप्रोडक्शन का वे नहीं कंसिडर किए जाते, अलबत्ता जो एक्सोस्पोर्स हैं दे आर सपोज टू बी अ वे ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इस लिहाज से अगर आप देखो इस बात को माइंड में रखते हुए कि दिस इज अ सक्सेसफुल वे ऑफ रिप्रोडक्शन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, तो ये बात दुरुस्त नहीं है, ठीक है। नॉट ट्रू आपसे पूछा जा रहा है एंड दिस इज नॉट ट्रू, तो यही आंसर बनना चाहिए। अदरवाइज अगर आप देखें कि दे आर रेजिस्टेंट टू एडवर्स फिजिकल एनवायरमेंटल कंडीशन, तो डेफिनेटली जो एंडोस्पोर्स हैं दे आर वेरी मच रेजिस्टेंट बॉडीज, दे आर प्रोड्यूस एट लेट स्टेज ऑफ द ग्रोथ, एग्जैक्टली दे आर प्रोड्यूस एट लेट स्टेज, और अंडर फेवरेबल कंडीशंस दे जर्मिनेट एंड फॉर्म वेजिटेटिव सेल, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो लिहाजा जो आंसर यहां पे बनेगा वो ये कि दे आर दिस इज सक्सेसफुल वे ऑफ रिप्रोडक्शन। तो याद रखो एंडोस्पोर इज नॉट द वे ऑफ रिप्रोडक्शन, लेकिन एक्सोस्पोर के मुतालिक बात हो तो उसमें ये सक्सेसफुल वे ऑफ रिप्रोडक्शन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, उसको दुरुस्त बात माना जाएगा। नंबर 17, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रिपरेटरी फेज ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस आर। देखो ग्लाइकोलाइसिस में दो फेजेस हमने पढ़े थे, एक प्रिपरेटरी फेज होता है और दूसरा ऑक्सीडेटिव फेज होता है। एट द एंड ऑफ द प्रिपरेटरी फेज एक्चुअली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट या जिसको PGL भी कहा जाता है ये प्रोड्यूस होंगे। 2 मॉलिक्यूल्स, 1 नहीं 2, तो 2 मॉलिक्यूल्स ये इस ऑप्शन के अंदर गिवन है। असल में ये होता क्या है कि जो 4th रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस का, उसमें एक मॉलिक्यूल डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का और एक मॉलिक्यूल ये ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट का प्रोड्यूस होता है, लेकिन डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन इन द नेक्स्ट रिएक्शन 5th रिएक्शन वो चेंज हो जाता है ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट में, तो आगे जो फर्दर रिएक्शंस हैं वो ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट से प्रोसीड होते हैं। इस वजह से ये यहां पर राइट आंसर बनेगा। नंबर 18, which of the following is not the difference between the cell wall of gram positive and the gram negative bacteria। हमने चूज करना है कि कौन सा पॉइंट है जो डिफरेंस नहीं हो सकता। देखो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव द पेरिप्लाज्मिक स्पेस whereas the gram positive bacteria generally do not have it। ये बात बिल्कुल हकीकत है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस दैट इज द स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल, इस तरह से ये बाहर जो सेल वॉल होती है, इस सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में ये जो स्पेस है इट इज मोर प्रोमिनेंट इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में ये रेयरली प्रेजेंट होगी। तो ये बात दुरुस्त है। अच्छा, और ये पॉइंट डिफरेंस के लिए भी यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अपीयर पिंक एंड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अपीयर पिंक एंड ग्राम नेगेटिव अपीयर पर्पल। ये सॉरी, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई इस ऑप्शन के अंदर। तो ये ग्राम नेगेटिव अपीयर पिंक, इसको एक्चुअली होना था कि ग्राम पॉजिटिव, इसको हमने पॉजिटिव लिखा था लेकिन शायद वो नहीं लिखा गया, लेकिन सोचा जरूर था कि यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये ग्राम पॉजिटिव अपीयर पिंक एंड द ग्राम नेगेटिव अपीयर पर्पल आफ्टर ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। तो ये बात उलट हो गई है और इसी वजह से यही दरअसल आंसर बनेगा यहाँ पर। बाकी भी चले हम कंपेयर कर लेते हैं कि सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऑल्सो हैव फाइबर्स ऑफ टिकॉइक acid unlike the gram negative, exactly this is true and this can be used for the difference, ठीक है। the peptidoglycan layer is much thicker in the gram positive, again ये बात भी दुरुस्त है और ये भी डिफरेंस के तौर पर यूज किया जा सकता है, but this second point is actually has certain mistake, लेकिन दरअसल आंसर यही बनाया गया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से मिस्टेक हुई है। ओके जी, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 19th, the amount of energy released from the given quantity of glucose is greater in aerobic respiration than in anaerobic respiration। तो देखो जो एरोबिक रेस्पिरेशन उसमें आपको एक ग्लूकोज से मिलते हैं 36 ATPs
पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन, ये एरोबिक रेस्पिरेशन में मिलेंगे। और इसके मुकाबले में अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन को ऑब्जर्व करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन इसमें क्या मिल रहा है आपको, इसमें जस्ट 2 ATPs पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन। तो अब आप अंदाजा करें कि वो कहता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी हासिल हो रही है, ग्लूकोज इज ग्रेटर इन एरोबिक देन एनारोबिक, बिल्कुल दुरुस्त है। बाय अप्रोक्सीमेटली हाउ मच इज द एनर्जी यील्ड इंक्रीज्ड इन एनिमल्स। तो अब देखो ये एनिमल्स का यहाँ पे इस वजह से तज़किरा आया है कि आपको अंदाजा हो सके कि हम बात यूकैरियोट की कर रहे हैं, प्रोकैरियोट की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर बैक्टीरिया वर्ड यूज किया जाता तो ऐसी सूरत में आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाना था। तो यहाँ पर हम यूकैरियोट की बात करें 36 ATP और इधर एनारोबिक रेस्पिरेशन में जस्ट 2 ATP। तो नंबर ऑफ टाइम्स अगर कैलकुलेट किया जाए रेशो बनेगा 18:1। तो इसका मतलब है कि 18 गुना ये एनर्जी यहाँ पर ज्यादा हासिल होगी। तो 18 टाइम्स इज द करेक्ट वन। ठीक है भाई, ये बातें सारी क्लियर हो रही हैं। आप में से कोई सवाल जवाब कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल खामोशी है। तो थोड़ा सा इसमें अगर किसी चीज़ में कंफ्यूजन फेस कर रहे हैं तो बिला झिझक उसके अंदर पार्टिसिपेट कीजिए कॉन्फिडेंटली। जी, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ HIV डायरेक्ट्स द हेल्पर T सेल टू सिंथेसाइज न्यू HIV पार्टिकल्स। तो हेल्पर टी सेल को कौन डायरेक्ट करता है? HIV का कौन सा पार्ट है जो हेल्पर टी सेल्स को डायरेक्शन देता है कि भाई अब ये HIV के पार्टिकल्स बनाओ? तो क्या ये वायरल cDNA या वायरल RNA है या फिर ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स हैं या कैप्सिड है? तो अगर आप लाइफ साइकिल पर गौर करें तो HIV का जब जीनोमिक RNA साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएगा तो वो जीनोमिक RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के जरिए चेंज हो जाता है इनटू वायरल cDNA, और वायरल cDNA फिर जाकर न्यूक्लियस में इंटीग्रेट करता है और डेफिनेटली फिर इसी के जरिए इंस्ट्रक्शंस आगे पास ऑन होती हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि HIV को कौन डायरेक्ट कर रहा है तो वायरल cDNA। लेकिन अगर आपसे यहाँ पे ये पूछा जाता है कि इस HIV का जो जीनोम है यानी HIV की जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके पास पाई जाती हैं, तो जो RNA होगा वो इसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पजेस करता होगा। ऐसी सूरत में आंसर आप ये पिक करेंगे। लेकिन यहाँ पर चूंकि बात थोड़े अगले मरहले की है और उसमें स्पेसिफाई किया हुआ है कि हेल्पर टी सेल को कौन डायरेक्ट कर रहा है, तो वो वायरल cDNA होगा। ये पार्ट ऑफ HIV तो नहीं ना? ये जो वायरल cDNA है ये पार्ट ऑफ HIV नहीं है। देखो चूंकि ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है पार्ट ऑफ HIV, यहाँ बहुत कंफ्यूजन हो रही है। जी बिल्कुल, देखो इसको हम जस्टिफाई करते हैं ना बेटे, चूंकि ये वायरस से ही अराइज हुआ है, वायरस के RNA की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए ये चीज़ अराइज हुई है एंड इट ऑल्सो हैज़ द सेम इंफॉर्मेशन विच इज़ फाउंड इन द वायरल जीनोम। इस वजह से इसको वायरल कंपोनेंट कंसिडर किया जाएगा और ये वायरल कंपोनेंट ही जाकर फिर ये उसको हेल्पर टी सेल को इंस्ट्रक्ट करेगा कि अब आगे उसके पार्ट्स बनाए जाएं। ठीक है, तो ये बेशक चीज़ें सारी होस्ट सेल के ज़रिए बन रही होती हैं वायरस के केस में, लेकिन जो चीज़ें वायरस की जेनेटिक इंफॉर्मेशन के ज़रिए बन रही होंगी उनको आप वायरल कंपोनेंट्स ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर हमने इसको वायरल पार्ट अज्यूम किया है। क्लियर? गुड जी। 21 इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस ATP इज यूज एज अ फॉस्फोरिलेटिंग एजेंट। तो आप ये ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शंस को अगर रिकॉल करें तो ये ग्लाइकोलिसिस का सबसे पहला रिएक्शन है। दिस इज एक्चुअली रिएक्शन नंबर 1 और इसके अंदर यकीनन ATP खर्च हुआ है एज फॉस्फोरिलेटिंग एजेंट। अच्छा, दिस इज रिएक्शन नंबर 3, ये आप देख रहे हैं, दिस इज रिएक्शन नंबर 3 of the glycolysis and it also uses ATP as phosphorylating agent. But ये जो glyceraldehyde 3-phosphate to 1,3-bis phosphoglycerate है, this is actually reaction number 6. इस केस में ATP यूटिलाइज नहीं हुआ था, यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के जरिए डायरेक्टली फॉस्फोरिलेशन हुई थी। इस वजह से अगरचे फॉस्फोरिलेशन यहाँ पे हो रही है बट ATP इज नॉट यूज, तो लिहाजा आंसर बनेगा 1 and 2। तो 1 and 2 ये पहले ऑप्शन में गिवन है तो ये राइट आंसर बनेगा। अगर यहां पर ये पूछा जाता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस डज फॉस्फोरिलेशन अकर, तो फॉस्फोरिलेशन तो तीनों रिएक्शंस में हुई थी। ठीक है। नंबर 22, द सर्जन्स ऑलवेज सैनिटाइज देयर हैंड्स बिफोर सर्जरी।
पता नहीं एक्चुअली करते भी होंगे कि नहीं, लेकिन बहरहाल थ्योरेटिकली या किताबों में हमें ये बताया जाता है कि सर्जन्स ऑलवेज सैनिटाइज देयर हैंड्स बिफोर सर्जरी विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल, या फिर कोई और भी इस तरह के केमिकल्स यूज करते होंगे. बट द क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म कैन बी अप्लाइड टू दिस सैनिटाइजर. तो इस सैनिटाइजर के लिए जो अल्कोहल है जिससे ये अपने हाथों को वॉश करते हैं, उसके लिए क्या टर्म ज्यादा सुटेबल है? माइक्रोबिस्टैटिक इसको कहना चाहिए, या केमोथेरापेटिक कहना चाहिए, या डिसइंफेक्टेंट, या एंटीसेप्टिक, या एंटीबायोटिक? तो एक्चुअली ये जी, चूंकि लिविंग सरफेस के ऊपर इसको अप्लाई किया जा रहा है, तो ऐसे केमिकल्स जो लिविंग सरफेस पर अप्लाई हो, दे आर एक्चुअली एंटीसेप्टिक. So this is the most appropriate title for this. Number 23, which is the bacterial structure that act as a selective barrier allowing nutrients to enter the cell and waste to leave the cell. तो बैक्टीरिया के पास जो ये सेलेक्टिव बैरियर है वो उसकी मेम्ब्रेन है, और बाकी सेल्स के केस में भी ऐसा ही है. अगर हम यहाँ पर बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के अलावा इन जनरल भी बात करें तो तब भी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही यहाँ पर आना चाहिए. सो दिस इज द राइट आंसर. 24, assume a certain competitive inhibitor enters the chloroplast and blocks the active site of RUBP carboxylase. ठीक है. In order to overcome the effect of this inhibitor, which of the following strategy should be adopted by the plant? देखो, प्लांट अपने तौर पर क्या वहां पर अंदर अपने आप को मैनेज करने के लिए कर सकता है, ये अज्यूम कर रहे हैं हम कि अगर ऐसा हो तो क्या होना चाहिए. तो देखो, द रेट ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर शुड बी इंक्रीज. चूंकि बात यहाँ पर कंपेटिटिव इनहिबिटर की है, तो यहाँ पर असूल अगर देखा जाए तो जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाता है तो उससे कंपेटिटिव इनहिबिशन मिनिमाइज हो जाता है. और RUBP कार्बोक्सिलेज का सबस्ट्रेट क्या है भला? इसका सबस्ट्रेट है कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज होना चाहिए. सो ये जो पहला ऑप्शन है ये तो बिल्कुल इररेलेवेंट है. द सिंथेसिस ऑफ ATP NADP शुड बी रिड्यूस्ड, ये भी कोई इससे रिलेट नहीं करा. मोर लाइट शुड बी एब्जॉर्ब्ड by the photosystem, इससे भी इसका रिलेशन नहीं है. बट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 शुड बी इंक्रीज्ड, यानी स्टोमेटा को वाइडली ओपन करना चाहिए सो दैट मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज एंटर इनटू द प्लांट, और फिर ये जो कंपेटिटिव इनहिबिशन है उसको रिड्यूस करे. तो इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी प्लांट के अंदर होनी चाहिए. ये जरूरी नहीं है कि वाकई ऐसा होता होगा, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाए कि इस तरह से आप अज्यूम करें कि भाई इसमें दो कॉन्सेप्ट चेक हो रहे हैं. आपको ये जो एंजाइम इनहिबिटर वाला कॉन्सेप्ट था वो भी यहाँ पे टेस्ट हो रहा है, और दूसरा ये यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में कार्बोक्सिलेज की जो एक्टिविटी है वो भी टेस्ट हो रही है. नंबर 25, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कंटेन्स द ग्रुप ऑफ. तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, उसमें पिगमेंट्स तो होते नहीं है. ये तो बात अगर क्लोरोप्लास्ट के मुतालिक की जाती तो वहां पर ये बात दुरुस्त हो सकती थी. पिगमेंट्स आर एब्सेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन ट्रांसपोर्टिंग एंजाइम, डेफिनेटली ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं. ये वाला आंसर बिल्कुल दुरुस्त है. लार्जर सब यूनिट या स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन. ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हरगिज नहीं होते, तो ये भी हम रिजेक्ट करेंगे. सो दिस इज द राइट आंसर. नंबर 26, where in the eukaryotic cell does the decarboxylation of pyruvate occurs during anaerobic respiration? देखो, ये जो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट है ये एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है, सही है, और वो दरअसल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है. लेकिन बात हो रही है यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन के मुतालिक, और एनारोबिक रेस्पिरेशन का माइटोकॉन्ड्रिया से कोई ताल्लुक नहीं है. लिहाजा ये और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस तीनों को हम रिजेक्ट कर सकते हैं इजीली, और साइटोसोल ही एक आंसर बचता है फिर. ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर बनाएंगे हम. G27, NAD plus is in the presence of an enzyme known as dehydrogenase. ठीक है, react with which of the following molecule in glycolysis? तो dehydrogenase enzyme ये NAD को एज अ कोफैक्टर यूज करता है. तो इसका रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस में dehydrogenase enzyme के साथ ये NAD का रिएक्शन किसके साथ होता है? ये अगर ग्लाइकोलिसिस को आप रिकॉल करें तो रिएक्शन नंबर 6, उसमें दरअसल ये ऑक्सीडेशन भी हो रही है, वहां फॉस्फोरिलेशन भी हो रही है. तो उस जगह पे जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो दरअसल ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है. और जो प्रिपरेटरी फेज था ग्लाइकोलिसिस का, उसमें ये 2 मॉलिक्यूल्स ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के आते हैं, वो फिर इधर पार्टिसिपेट करते हैं. सो द राइट आंसर इज दिस वन.
विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वायरसेस। देखो तमाम वायरसेस को अगर मद्देनजर रखा जाए तो म्यूटेशन अकर्स इन देयर जीनोम, इसमें कोई शक नहीं है। म्यूटेशन एक ऐसा फिनोमेनॉन है जो कि किसी भी वायरस में पॉसिबल है। कैन मेटाबोलाइज ओनली इन द इंटरसेलुलर फेज, नहीं भाई, मेटाबॉलिज्म तो इनका फीचर है ही नहीं, चाहे ये इंट्रासेलुलर फेज में हो या एक्स्ट्रा सेलुलर फेज में हो, मेटाबॉलिज्म नहीं होता इनमें। दे यूज द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ द होस्ट, कभी भी नहीं, दे ऑलवेज यूज द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ देयर ओन, ठीक है, सिर्फ मशीनरी यूज हो रही होगी होस्ट की। दे टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट सेल, तो दरअसल ये होस्ट सेल से, चूंकि अपना इनका कोई मेटाबॉलिज्म है नहीं, न्यूट्रिएंट तो वो चीज होती है जो मेटाबॉलिज्म के अंदर और ग्रोथ में इस्तेमाल हो, तो चूंकि अपना इनका कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है, देयरफॉर दे डू नॉट टेक न्यूट्रिशन। तो इस वजह से यहां पर जो राइट आंसर बनेगा वो कैन मेटाबोलाइज, ये जो म्यूटेशन अकर इन देयर जीनोम, सो दिस इज द राइट आंसर, बाकी हम रिजेक्ट कर सकते हैं। 29th, ATPs are hydrolyzed in which of the following reactions of the glycolysis। तो ग्लाइकोलिसिस के दो रिएक्शंस हमने बहुत जोर देकर पॉइंट आउट किए थे कि इसको जरूर याद रखिएगा, जहां पर एटीपी सैक्रिफाइस हो रहे होते हैं। वो दो रिएक्शंस हैं, रिएक्शन नंबर 1 और 3, ठीक है, इनको अच्छी तरह ज़हनशीन कर लें। यहां पर दो एटीपीज कंज्यूम होते हैं और हम ओवरऑल एटीपी बजट बनाते हुए भी इनको कंसिडर कर रहे होते हैं, इनको हमने माइनस करना होता है। सो रिएक्शन नंबर 1 और 3 आर द रिएक्शंस इन विच एटीपीज आर सैक्रिफाइस, ठीक है। नंबर 30, व्हाट इज द नियरेस्ट रेशो, यहां पे पॉइंट आउट करना है आपने, नियरेस्ट रेशो या वर्ड अप्रोक्सीमेट भी पूछा जाता तब भी यही मतलब होता, ऑफ एटीपी सिंथेसाइज ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन कंपेयर्ड विद एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन में अभी हमने जिक्र किया कि जस्ट 2 एटीपीज आर प्रोड्यूस्ड पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के एवज आपको 2 एटीपी हासिल होते हैं, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन कैन गिव 36 ATPs as a result of the breakdown of 1 glucose molecule। तो आप अंदाजा कीजिए रेशो क्या बनेगा, तो रेशो बनेगा इधर 1 और इधर आ जाएगा 18, यानी 1:18 बनना चाहिए, क्योंकि तरतीब के लिए से एनारोबिक पहले तो 1 को पहले और 18 को बाद में, सही। लेकिन चूंकि 1:18 इज नॉट गिवन हियर, और वैसे भी यहां पर पूछा गया है नियरेस्ट, ये अप्रोक्सीमेट, सो आपको एग्जैक्ट आंसर तलाश करने की जरूरत भी नहीं है। इवन अगर यहां पर हम दे देते इसकी जगह पर नन ऑफ देम, तो बाज बच्चे हो सकता है नन को पिक कर जाते हैं, लेकिन गलत हो जाता वो, तब भी आपको जाना चाहिए 1:20 की तरफ, बिकॉज नियरेस्ट या अप्रोक्सीमेट वर्ड पूछा जा रहा है, तो उसमें आपने एग्जैक्ट रेशो को या एग्जैक्ट आंसर को तलाश करने की जरूरत नहीं है आपको, तो ये आंसर बनेगा यहां। नंबर 31, the mycoplasma are bacteria that lack cell wall. On the basis of the structural feature, which statement concerning mycoplasma should be true? तो माइकोप्लाज्मा जैसे अभी जिक्र हो रहा था कि ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सेल वॉल पोजेस नहीं करते, और सेल वॉल आप जानते हैं इसका रोल क्या होता है। सेल वॉल सेल को डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है, या सेल वॉल ऑस्मोटिक लाइसिस से प्रिवेंट करती होती है ऑर्गेनिज्म को। तो इस लिहाज से आपने इसको तलाश करना है कि दे आर लाइकली टू अंडरगो लाइसिस इन हाइपोटोनिक कंडीशन। यस डेफिनेटली, देखो जो हाइपोटोनिक कंडीशंस होती हैं उसमें वाटर पोटेंशियल ज्यादा होता है, ठीक है। इफ द आउटर इन्वायरमेंट इज हाइपोटोनिक, तो इसका मतलब ये होगा कि यहां पर हाई वाटर पोटेंशियल है, देन सेल, हाई वाटर पोटेंशियल देन सेल, यानी वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और ये जो सेल है उसमें कम है। तो डेफिनेटली इस हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में वाटर का इनवर्ड मूवमेंट होगी वाटर की, दैट इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस, और नतीजे में सेल स्वेल करेगा। बट इफ द सेल वॉल इज देयर, तो ऐसी सूरत में बस्टिंग नहीं हो सकती। बट सिंस द माइकोप्लाज्मा दे डोंट हैव सेल वॉल अराउंड इट, इस वजह से सेल वॉल की एब्सेंस में इफ दे आर एक्सपोज इन हाइपोटोनिक मीडियम दे कैन अंडरगो लाइसिस। तो इसका मतलब है ये वाला बिल्कुल एक्सपेक्टेड आंसर है। अच्छा, दे लैक अ सेल मेम्ब्रेन एज वेल, तो इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है कि भाई सेल वॉल नहीं है तो अब सेल मेम्ब्रेन भी ना हो इसके पास, ऐसा कुछ नहीं है। दे अंडरगो रेडी फॉसिलाइजेशन इन सेडिमेंट्री रॉक्स, इससे भी इसका कोई रिलेशन नहीं है। दे आर ग्राम नेगेटिव,
ये तो वैसे ही सेल वॉल की बुनियाद पर कैटेगराइज किया गया होता है, तो चूंकि इसके पास सेल वॉल ही नहीं है तो इसको तो हम स्ट्रिक्टली ना ग्राम पॉजिटिव में ना ग्राम नेगेटिव में शुमार करेंगे। ठीक है, ये भी जरा केयरफुल रहेगा। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जो माइकोप्लाज्मा है उसको हम स्ट्रिक्टली किसी भी एक क्लास में पॉइंट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि दीज क्लासेज आर बेस्ड अपॉन द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म टुवर्ड्स ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर, और ग्राम स्टेनिंग यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। दे पजेज टिपिकल प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला, इससे भी कोई रिलेशन नहीं है। सो पहला ऑप्शन बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। 32 व्हाई द फर्स्ट फेज ऑफ केल्विन साइकिल इज कॉल्ड द कार्बन फिक्सेशन। अब देखो कार्बन फिक्सेशन का हम यहाँ पे रीजन पूछ रहे हैं। जी कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं भाई? जी सर। जी। सर 31 में आपने एक्सप्लेन किया कि हाइपोटोनिक कंडीशन में इसकी लाइसिस हो जाएगी, तो सर फिर हाइपरटोनिक में इसकी श्रिंकेज भी हो सकती है? श्रिंकेज भी होगी बिल्कुल। वो वैसे भी अगर देखो सेल वॉल होती तो तब भी हो जाती श्रिंकेज। ठीक है, सेल वॉल जिनके पास होती है ना उनकी भी श्रिंकेज हाइपरटोनिक मीडियम में होती है, क्योंकि जब वाटर लूज होगा तो वो श्रिंक तो करते हैं। सही। अच्छा जी, तो 32 व्हाई द फर्स्ट फेज ऑफ केल्विन साइकिल इज कॉल्ड कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन पहले फेज को, केल्विन साइकिल के पहले फेज को कार्बन फिक्सेशन का टाइटल दिया जाता है। तो वजह क्या है? तो वजह दरअसल देखिए, बिकॉज द कार्बन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकम्स द पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक। ये उलट लिखा हुआ है, अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए ना कि कार्बन ऑफ इनऑर्गेनिक, हाँ इनऑर्गेनिक बिकम्स द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त था। और बिकॉज द कार्बन ऑफ CO2 बिकम्स द पार्ट ऑफ द 3-फॉस्फोग्लाइसरेट, यस ये बिल्कुल पिक किया जा सकता है कि ये जो असल ऑप्शन था उसी का एक सब्स्टिट्यूट बनाया हुआ है, तो दिस इज पॉसिबल। और राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट, इससे कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द रिडक्शन ऑफ CO2, इससे भी कोई ताल्लुक नहीं है। सो कार्बन फिक्सेशन इसको इस वजह से कहा जा रहा है। ठीक है, बिकॉज द कार्बन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे CO2 बिकम्स द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ये 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। नंबर 33 in the overall process of glycolysis and cellular respiration, dash is oxidized and dash is reduced। तो देखो सेलुलर रेस्पिरेशन में कौन ऑक्सीडाइज होता है? ऑब्वियसली ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज उसका जो मेजर सबस्ट्रेट है, इट इज ऑक्सीडाइज्ड। और रिड्यूस कौन हो रहा है? वही जो उसके साथ रिएक्ट करेगा, दैट इज ऑक्सीजन। सो ग्लूकोज पहले और ऑक्सीजन बाद में। सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक। नंबर 34 which is the most effective protection against the viral infection। तो वायरल इन्फेक्शन अगर हो जाए आपको तो ऐसी सूरत में क्या आप हाथ धोते रहेंगे? ये तो वायरल इन्फेक्शन से पहले थोड़ा बहुत इफेक्टिव हो सकता है, अदरवाइज नहीं। चलें अगर इसको हम अज्यूम कर लें कि भाई बिफोर, तो तब भी ये इतना इफेक्टिव नहीं है। डिसइंफेक्टेंट्स किसी हद तक चले इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इनवैलिड वायरसेस को। ये वॉशिंग हैंड्स जैसे ये कोरोना वायरस के मुतालिक आपको आगाही देते रहें कि आप हाथ धोएं 10 सेकंड के लिए या 20 सेकंड के लिए, तो उससे कोरोना भाग जाएगा। तो बिल्कुल उसमें हकीकत है, डिसइंफेक्टेंट्स भी उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, तभी तो सैनिटाइजर्स इतने ज़्यादा बिकना शुरू हो गए अभी पिछले कुछ अरसे में। और लेकिन इसके अलावा एंटीबायोटिक्स तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है मोस्ट इफेक्टिव, सिर्फ ये नहीं पूछा जा रहा कि कौन यहाँ पर यूज़ किए जा सकते हैं या इफेक्टिव हो सकते हैं, मोस्ट इफेक्टिव, तो आपने किसी एक को चूज़ करना है। सो नेचुरल इम्यूनिटी ऑफ द होस्ट इज द मोस्ट इफेक्टिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, नेचुरल इम्यूनिटी ऑफ द होस्ट। इसी सवाल को हम थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि जैसे आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्टिव फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। तो ये बाकी चीजें तो इफेक्टिव किसी हद तक हो सकती हैं, बट एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव क्योंकि वायरसेस आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज भी किया जा सकता है। सही जी बेटा फरमाइए। नेचुरल इम्यूनिटी कैसे? डिसइंफेक्टेंट ज्यादा सुटेबल नहीं है क्योंकि सर जी वो अंदर या बाहर, आउटसाइड या इनसाइड तो नहीं लिखा होगा। बेटे देखो, मिसाल के तौर पर ये जो वायरसेस होते हैं ना, ये अटैक करते रहते हैं और आपका अगर अंदर का जो इम्यून सिस्टम है वो अगर स्ट्रांग है तो वो वायरस आपके बॉडी के अंदर दाखिल होगा और आते ही ट्रैप हो जाएगा, सिम्टम अपीयर ही कोई नहीं होंगी।
तो हम में से देखो कितने ही अफराद ऐसे हैं जो ये कोरोना की इतनी सारी वेव्स आई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो बचे रहे हैं, ठीक है, उनको नहीं हुआ कोरोना। तो ये उनका जो नेचुरल इम्यूनिटी थी उनके अंदर की, वो उसी की वजह से ऐसा मुमकिन हो सका ना, और अल्लाह ताला की रहमत के साथ कि वो बचे रहे, उनको कुछ ना हुआ। तो हो सकता है कि उन्होंने कोई हाथ धोने में भी इतना ज़्यादा परहेज़ ना किया हो, कोई डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ कोई ना किया हो, तो इस तरह की चीज़ें हो सकता है उन्होंने इस्तेमाल ना की हो, लेकिन इसके बावजूद वो बचे रहें। तो इसका मतलब है कि उनकी इम्यूनिटी ने वर्क किया है। तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट इफेक्टिव, मैंने पहले भी बताया मोस्ट इफेक्टिव पूछा जा रहा है, तो हम इन दोनों के मुकाबले में इसको प्रेफर करेंगे। दिस इज़ मोस्ट इफेक्टिव मेजर फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस। सही। जी सर। अच्छा 35, द लार्जेस्ट नोन वायरस इज, वो है पॉक्स वायरस। और पॉक्स वायरस की जो न्यूक्लिक एसिड केमिस्ट्री बताई हुई है उसमें क्लासिफिकेशन में, तो पॉक्स वायरस बिलोंग्स टू डीएनए वायरस, ठीक है, डीएनए वायरस क्लास से ये बिलोंग करता है और ये एनवेलप्ड होता है, डीएनए एनवेलप्ड वायरस होगा ये। तो ये आंसर यहाँ पे फिट होता है। नंबर 36, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट्स ऑफ द क्रेब्स साइकिल एक्सेप्ट। अब देखो ये 2 ADP and 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स, दे आर रियली इनपुट्स। 2 एसिटाइल ग्रुप्स, ये भी इनपुट्स हैं, लेकिन ATP नहीं है। ATP तो यहां से बरामद हो रहा है, तो ये आउटपुट होगा, और अदरवाइज ये भी इनपुट्स हैं। तो राइट आंसर ये 2 ATP बनेगा। सर यहाँ पे मैंने क्लियर करना है सर, प्रीवियस प्रैक्टिस की है ना की जगह पर सर, उसके अंदर था कि जो H2O है इनपुट में क्रैब साइकिल की, तो सर वो कहीं पे 3 है और कहीं पे 2 है, जबकि पंजाब है उसके अंदर 2 है, फेडरल में 3 है। तो सर हम किसे फॉलो करें, क्योंकि 2-3 जगह पे प्रैक्टिस की है तो उसमें मुख्तलिफ आंसर थे, कहीं पे 2 को ठीक किया था, कहीं पे 3 को। जिन्होंने क्वेश्चन पंजाब वाली बुक से बनाया होगा तो उन्होंने वो 2 वाला आंसर की में डाला होगा, और जिन्होंने वो नेशनल बुक फाउंडेशन से बनाया होगा तो वो 3 वाला डाल दिया होगा। तो इसको तरीका ये होता है टेस्ट करने का कि विच वन इज़ मोर या विच वन इज़ लेटेस्ट बुक, ठीक है। तो पंजाब का जो करिकुलम है वो ओल्ड करिकुलम है, 2000 में वो बुक बनी थी, और जबकि ये जो नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है ये 2006 के करिकुलम के ऊपर बनी, और ये 2012-13 में ये बनी है बुक। तो इसलिए, और फिर उसके बाद कंटिन्यूसली इसको अपडेट भी किया जा रहा है, तो इस वजह से इसके अंदर हम उम्मीद कर सकते हैं कि ज़्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। अच्छा 37, विच स्टेप इन द लाइटिक साइकिल फॉलोज अटैचमेंट ऑफ वायरस एंड रिलीज ऑफ DNA इनटू द होस्ट सेल। देखो पहले वायरस आकर अटैच करता है, और जब वो अटैच कर लेता है और उसके बाद फिर वो अपने DNA को अंदर रिलीज कर देता है। अब जब ये DNA अंदर रिलीज हुआ तो कहता है अब क्या होगा, तो अब क्या असेंबलेज होगी। भाई असेंबलेज तो तब होगी जब कोई चीज़ अंदर बनेगी, DNA रेप्लिकेशन होगी या डिसइंटीग्रेशन ऑफ होस्ट DNA है, और बात हो रही है लाइटिक साइकिल की। तो आप देखो स्टेप याद करो कि जब ये बैक्टीरियोफेज DNA जैसे ही एंटर होता है तो अंदर दाखिल होते ही ये होस्ट DNA के ऊपर अटैक कर देता है और इसको डिसइंटीग्रेट कर देता है, तभी तो ये मास्टर स्लेव रिलेशन बनाने में कामयाब होता है, और इसी वजह से ये आंसर यहाँ पे सूट करेगा। अच्छा नंबर 38, व्हाट इज द पर्पस ऑफ H-Select साइकिल इन C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स में डार्क रिएक्शन के दौरान केल्विन साइकिल के साथ साथ ये H-Select साइकिल भी होता है। तो इसका मकसद है क्या, C3 प्लांट्स में ये नहीं होता, तो मकसद क्या है। सो इट इज यूज्ड टू कंज्यूम एक्स्ट्रा एनर्जी गेन्ड बाय द प्लांट, नहीं ऐसा कोई रीजन नहीं है। इट इज एन अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ द डार्क रिएक्शन, तो मैंने ये समझाया था ये अल्टरनेटिव भी नहीं है, ये पैरेलल पाथवे है उस केल्विन साइकिल के साथ साथ ये भी परफॉर्म होगा। इट इज एन एडाप्टेशन टू द प्रॉब्लम ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, यस एग्जैक्टली, क्योंकि जो गर्म इलाके के प्लांट होते हैं उनको फोटो रेस्पिरेशन जैसे प्रॉब्लम का सामना होता है, तो इस प्रॉब्लम के लिए ही ये किस्म की एडाप्टेशन है ताकि वो गर्मी में एक्सपोज हों, अपने स्टोमाटा को बंद करें, लेकिन वो फोटो रेस्पिरेशन उनमें इनिशिएट ना हो पाए। सो ये एक्चुअली एडाप्टेशन, सो दिस इज द राइट पर्पस ऑफ C4 photosynthesis. Number 39, which of the following is the ultimate electron acceptor in the respiratory electron transport chain?
तो रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो क्या है, वो अभी हमने जिक्र किया था, वो दरअसल मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है। ठीक है, ये अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और इलेक्ट्रॉन लेकर ये वाटर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसकी फेट भी आपने याद रखनी है। 40 विच लिटिल इज यूज्ड फॉर द फेज ऑफ केल्विन साइकिल इन विच, सॉरी लिटिल ही टाइटल है, आई एम सॉरी, शायद मुझे भी नींद आने लग गई है। तो विच टाइटल इज यूज्ड फॉर द फेज ऑफ केल्विन साइकिल इन विच 3-phosphoglycerate इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। मैं भी सोच रहा था कि लिटिल क्यों लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रही था जी। तो बहरहाल ये टाइटल है। तो विच टाइटल इज यूज्ड फॉर द फेज ऑफ केल्विन साइकिल इन विच 3-phosphoglycerate इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड मींस वही PGAL या फिर इसको G3P भी कहते हैं। तो ये जो 3-phosphoglycerate का G3P में कन्वर्जन है, ये सेकंड फेज है। तो इसके लिए सुटेबल टाइटल क्या होगा, इसमें फॉस्फोरिलेशन या रिडक्शन या डीफॉस्फोरिलेशन या ऑल ऑफ देम? रिडक्शन। तो एक्चुअली इसके लिए टाइटल तो है रिडक्शन, लेकिन हकीकत में ये तीनों चीजें यहां पर होती हैं और हम इसकी लॉजिक ये देते होते हैं कि हम रिडक्शन को क्यों प्रेफर करेंगे टाइटल के लिए। एक्चुअली फॉस्फोरिलेशन हुई और फिर डीफॉस्फोरिलेशन भी हुई, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, तो सिर्फ रिडक्शन रह जाएगा। इस वजह से रिडक्शन टाइटल यूज किया जाता है। अगर यहां पर ये इस तरह से पूछने के बजाय ऐसे पूछा जाता कि भाई बताइए कि ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ 3-phosphoglycerate इनटू फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकर, अगर ऐसे करके पूछा जाता ना कि इनमें से कौन सा होगा, तो फिर तो ऑल ऑफ देम होते, फिर हम ये रिडक्शन को प्रेफर ना करते। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा है कि भाई टाइटल बताओ कि ये क्या सुटेबल टाइटल होगा, तो वो रिडक्शन है। 41 विच स्टेटमेंट अबाउट बैक्टीरियल सेल वॉल इज फॉल्स। तो बैक्टीरियल सेल वॉल के मुतालिक अगर सोचें तो इसमें देखिए ये ऑप्शन आगे पीछे हो गए। बैक्टीरियल सेल वॉल्स आर सिमिलर इन फंक्शन to the cell walls of many protist fungi and the plants। एग्जैक्टली सेल वॉल का पर्पज यही होता है कि शेप प्रोवाइड करना, मैकेनिकली इंजरी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, या फिर वो जो ऑस्मोटिक लाइसिस है उससे प्रिवेंट करना। सो ये तमाम ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल की कॉमन फंक्शंस है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमने चूज करना है कि फॉल्स क्या है, इनकरेक्ट चूज करना है। सेल वॉल्स प्रिवेंट सेल्स फ्रॉम बर्स्टिंग इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, तो ये वाली बात भी दुरुस्त है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल्स डिफर इन मॉलिक्यूलर कंपोजिशन फ्रॉम प्लांट सेल वॉल, ये वाली बात भी दुरुस्त है। सेल वॉल्स प्रोवाइड द सेल विद डिग्री ऑफ फिजिकल प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, यस। सेल वॉल प्रिवेंट द सेल्स फ्रॉम डाइंग इन हाइपरटोनिक कंडीशन, सेल वॉल का ये रोल हरगिज नहीं है। ठीक है, हाइपरटोनिक कंडीशंस में जब वाटर का लॉस हो रहा होता है तो सेल वॉल इसमें कोई किरदार अदा नहीं कर सकती कि उसको बचाए सेल को। ठीक है, तो सेल वॉल इस मकसद के लिए नहीं। आपको याद है कि कौन सा बैक्टीरिया का पार्ट है जो इस तरह की कंडीशन में वाटर डेफिशिएंसी वाली सिचुएशन के अंदर बैक्टीरियम को वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वो है सिस्ट। सिस्ट इज डेसिकेशन रेजिस्टेंट, हम उसको क्यों कहते हैं, वो इसी वजह से कहते हैं कि वो इस तरह के एनवायरनमेंट में उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, बट सेल वॉल नहीं। तो यही आंसर बनेगा विच इज फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉन कैरियर इन द रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इसमें कोएंजाइम क्यू ये रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मौजूद है। साइटोक्रोम रिडक्टेज भी है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी, बट प्लास्टोक्विनोन ऑल्दो इट इज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, लेकिन ये वो जो फोटोसिंथेसिस की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी उसका ये कंपोनेंट है, रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कंपोनेंट नहीं है, लिहाजा यही आंसर यहां पे बनेगा। 43 बेटी ये कोई बच्चा है जिसका माइक ऑन है, माइक को ना आप म्यूट पे रखिए, जब बोलना हो तो उस वक्त ऑन कीजिए, अदरवाइज वो आपकी डिस्टॉर्शन इसमें वो रिकॉर्डिंग में इंटरप्शन कॉज करती है। तो आप उसको माइक को म्यूट पे रखें, लेकिन जैसे ही बोलना हो उस वक्त उसको ऑन करें, फिर दोबारा म्यूट कर दें। अच्छा 43 मोस्ट ऑफ द प्लांट्स विच इन्वॉल्व ओनली केल्विन साइकिल ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन, ठीक है, डार्क रिएक्शन यहां पर वर्ड आएगा, ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन are also called, ठीक है, most of the plants which involve only Kelvin cycle during dark reaction are also called
जी उनको क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं या कार्निवोरस प्लांट्स या C3 प्लांट्स या C4। तो एक्चुअली जिसमें सिर्फ और सिर्फ केल्विन साइकिल होगा वो ये C3 प्लांट्स है, जबकि C4 प्लांट्स में तो केल्विन साइकिल के साथ साथ हैच स्लेक साइकिल भी होता है ना, तो इस वजह से ये C3 प्लांट्स यहाँ पे हमने पिक करना है। 44, एज अ रिसर्च साइंटिस्ट यू measure the amount of ATP and NADPH consumed by the Calvin cycle in 1 hour. You find out that the 30,000 molecules of ATP consumed, but the only 20,000 molecules of NADPH. Calculate how many CO2 molecules might there be fixed in 1 hour. CO2 एक घंटे में कितने खर्च हुए होंगे, तो यहां पर वही रेशो याद कीजिए। रेशो क्या था, ये CO2 to NADPH और फिर ATP, तो यहां पर हमने रेशो बनाया था 1:2:3। तो अगर आपको ये कहा गया है कि भाई वहां पर जो NADPH कंज्यूम हुए केल्विन साइकिल में 1 आवर के अंदर, वो ATP कंज्यूम है 30,000, ये आ गया 30,000, और NADPH ये 20,000, तो फिर ये कितना होगा, तो ऑब्वियसली ये कितना होना चाहिए, 10,000। सो 10,000 इज द राइट वन। ठीक है, ये उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिजाइन किया गया क्वेश्चन को। नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, वायरसेस डू नॉट नीड राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। वायरसेस डू नॉट नीड, ठीक है, वायरसेस, अच्छा, न्यू वायरल राइबोसोम्स फॉर्म आफ्टर वायरल डीएनए एंटर्स। वायरस में तो राइबोसोम होते नहीं है, तो ये वाली बात तो बनेगी नहीं। वायरसेस यूज द होस्ट डीएनए एंड राइबोसोम, होस्ट डीएनए को ये यूज नहीं करते, ठीक है, नन ऑफ देम। तो देखो इसमें ट्रू, देखो ये जो पहली स्टेटमेंट है ये भी गलत है दरअसल। वायरसेस डू नॉट नीड राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। वायरसेस को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम की जरूरत नहीं होती है। राइबोसोम की तो जरूरत होगी, प्रोटीन फिर बनेगी कहां पर, तो राइबोसोम अगरचे यूज तो होस्ट सेल के होंगे लेकिन जरूरत तो पड़ती है, तो इस वजह से ये भी फॉल्स है। सो नन ऑफ देम इज ट्रू, नन ऑफ देम इज ट्रू स्टेटमेंट। 46, इन द कन्वर्जन ऑफ RuBP टू PGA, ये वही कार्बन फिक्सेशन वाला इवेंट है, दैट इज कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन पहला जो फेज है केल्विन साइकिल का, उससे मुतालिक है कि क्या होगा, ATP इज हाइड्रोलाइज्ड ना, इधर तो कोई रिलेशन नहीं है। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर रिक्वायर्ड। ये वैसे हम इक्वेशन बैलेंस करने के लिए तो कहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। अ स्टेबल 6 कार्बन मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस्ड, अ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज रिक्वायर्ड। यस, इसके मुकाबले में हम इसको प्रेफर करेंगे। देखो यहां पर ऐसे नहीं हो रहा कि भाई आपसे वो केल्विन साइकिल का यूं एग्जैक्टली पूछा गया हो, बल्कि जस्ट आपसे ये कॉन्सेप्ट पूछा गया भाई RuBP को PGA में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, तो बस मॉलिक्यूल ऑफ CO2 चाहिए। एक मॉलिक्यूल CO2 का इससे जब रिएक्ट करेगा तो इसके पास 1 कार्बन एटम है और इसके पास है 5 कार्बन एटम, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो इस तरह से 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनेगा जो टूट के फिर ये PGA बन जाएगा। वो अलग बात है कि हम केल्विन साइकिल को बैलेंस करने के लिए आगे फिर एक G3P हासिल करने के लिए हम ये इस तरह से वो 3CO2 को कंसिडर कर रहे होते हैं, लेकिन यहां पर हम इसके मुकाबले में इस ऑप्शन को प्रेफर करेंगे। ठीक है, नंबर 47, which of the following is the CO2 acceptor in mesophyll cells of the C4 plants। तो C4 प्लांट्स में हमने ये बात पढ़ी थी कि भाई 2 तरह के यहाँ पे सेल्स फोटोसिंथेसिस से वाबस्ता हैं, एक मेसोफिल सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स, और दूसरे बंडल शीथ सेल्स। तो अगर आप याद कीजिए मेसोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल, तो मैंने इसमें आपको पॉइंट आउट किया था कि फोटोसिंथेसिस थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो केल्विन साइकिल होती है, केल्विन साइकिल अकर्स ओनली इन द बंडल शीथ सेल, यहाँ पर केल्विन साइकिल परफॉर्म होगी। ये जो मेसोफिल सेल्स हैं दे डू नॉट परफॉर्म केल्विन साइकिल। मेसोफिल सेल में वो हैच स्लैग साइकिल यहाँ पे इनिशिएट होती है, और हैच स्लैग साइकिल के अंदर जो CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है वो दरअसल ये राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट नहीं है, RuBP हरगिज नहीं है, वो है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। सो देयरफॉर दिस इज द राइट आंसर। अगर बंडल शीथ सेल में यहाँ पे पूछा जाता फिर ये राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट CO2 एक्सेप्टर हो जाता।
जी 48 स्लाइम प्रोवाइड्स ग्रेटर पैथोजेनिसिटी टू बैक्टीरिया बाय, तो देखो स्लाइम ये ज्यादा पैथोजेनिसिटी कैसे प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को, इसका मोड ऑफ एक्शन आप याद कीजिए। अटैचिंग देम एट टारगेट साइट, ये कैप्सूल का रोल है, नॉट फॉर द स्लाइम। अच्छा, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये तो प्लाज्मिड का रोल है, ये इसके लिए दुरुस्त नहीं होगा। और इसी तरह से प्रोटेक्टिंग देम अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस, यस ये बात बिल्कुल दुरुस्त है अबाउट स्लाइम। तो ये किस तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, बाय प्रोटेक्टिंग देम अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस, क्योंकि जैसे ही व्हाइट ब्लड सेल्स को पकड़ने आएंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्लाइम वो स्लिप कर जाएंगे और जल्दी से वो पकड़ाई नहीं देंगे, तो इस तरह से वो डिजीज कॉज करने में कामयाब हो जाएंगे। सो इस वजह से इसको मोर पैथोजेनिक कंसिडर किया गया। अच्छा, नंबर 49 द कन्वर्जन ऑफ डैश इनटू ड्यूरिंग डैश अकर्स इन अ यूकैरियोटिक सेल बाय डैश। तीन यहाँ पे ब्लैंक्स आपने फिल करनी है। तो अब देखो पहली ब्लैंक, 3 नहीं बल्कि 4 ब्लैंक्स है भाई, 4 ब्लैंक्स इसको फिलअप करना है आपने। तो पहली ब्लैंक में क्या होना चाहिए, द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट, अगर हम चूंकि पहली ब्लैंक में पायरुवेट ही आएगा, तमाम ऑप्शंस में पायरुवेट गिवन है, पायरुवेट इनटू एसिडल्डिहाइड, ठीक है। अगर हम इसको अज्यूम करें ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन बाय रिडक्शन, तो रिडक्शन के जरिए तो ये काम नहीं होता, ठीक है, ये काम रिडक्शन के जरिए नहीं होता, इस वजह से ये पहला ऑप्शन हम यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा, एसिडल्डिहाइड, हाँ जी एसिडल्डिहाइड में कन्वर्जन इसका डीकार्बोक्सिलेशन का रिजल्ट होता है ना। पायरुवेट इनटू ग्लूकोज, ग्लूकोज में तो पायरुवेट कन्वर्ट ही नहीं होता, इसको भी रिजेक्ट कर दें। अच्छा, पायरुवेट इनटू एसिटाइल कोए, ये पॉसिबल है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, यस बिल्कुल सही है। और बाय डीकार्बोक्सिलेशन, यस इसमें डीकार्बोक्सिलेशन इन्वॉल्व है और ये वाली बात दुरुस्त हो सकती है। पायरुवेट इनटू एसिडल्डिहाइड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन गलत हो जाएगा। तो सिर्फ जो राइट ऑप्शन पॉसिबल है वो ये सी है, सही। अगरचे यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन के साथ साथ यहाँ पर दूसरे इवेंट भी होते हैं इस के दौरान, लेकिन बहरहाल अवेलेबल ऑप्शंस में यही दुरुस्त बन रहा है। 50 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव अ यूनिक स्ट्रक्चर दैट इज मिसिंग इन द ग्राम पॉजिटिव। तो किस चीज से ग्राम पॉजिटिव महरूम है, वो है पिलाए। बाकी जो चीजें ना उनके हवाले से कोई ऐसा क्लियर कट कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई वो इसमें होंगी तो इसमें नहीं होंगी तो इसमें, बट पिलाए आर कंफर्म दैट दे आर नॉट फाउंड इन द ग्राम पॉजिटिव। तो इस तरह से ये आंसर बनेगा यहां। Which of the following is the arrangement of spherical bacteria in the form of chain? Spherical bacteria ये वो कोकाए बैक्टीरिया होते हैं, और अगर ये इस तरह से चेन की सूरत में मौजूद हों तो इसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। लेकिन ऑप्शंस में स्ट्रेप्टोबैसिलस अवेलेबल है, ये तो नहीं होगा। स्टेफाइलोकोकस तो बंच लाइक अरेंजमेंट को कहते हैं, ये भी नहीं है। कोकोबैसिलस भी नहीं हो सकता। नन ऑफ देम इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे होना चाहिए था स्ट्रेप्टोकोकस। अच्छा 52 बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, तो इनमें क्या चीज यूज होगी, तो यूज अ हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट टू प्रोड्यूस एटीपी, यस बोथ कैन परफॉर्म केमियोस्मोसिस, तो ये उससे रिलेटेड है। ऑब्टेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वाटर, अगर चाहिए बात क्लोरोप्लास्ट के लिए तो दुरुस्त है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के लिए नहीं। आर सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, दोनों ही डबल मेम्ब्रेनस हैं। दे रिलीज ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट, अगेन क्लोरोप्लास्ट के लिए ये दुरुस्त हो सकती है बट नॉट फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, लिहाजा पहला ऑप्शन यहां पे एब्सोल्युटली करेक्ट है। 53 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डज द केल्विन साइकिल अकर इन C4 प्लांट्स, तो कौन से सेल्स अभी मैंने समझाए थे जिसमें ये केल्विन साइकिल परफॉर्म होता है C4 प्लांट्स में। दो तरह के सेल्स होंगे इनमें, बंडल शीथ सेल्स, एग्जैक्टली। सो दिस इज द राइट आंसर। द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन वायरल रेप्लिकेशन आर सिंथेसाइज, तो मैंने ये लेक्चर में भी बताया था कि वायरस की बॉडी का जो भी कोई कंपोनेंट है वो कहाँ बना, किसने बनाया, तो आपने याद रखना है कि वो होस्ट ने बनाया, होस्ट बॉडी में बना। वायरस के पास ये जस्ट इंफॉर्मेशन तो है बट वायरस हैज नो मशीनरी, नो कैपेसिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन पार्ट्स, ठीक है। तो इस तरह से बाय द होस्ट सेल यहां पे सुटेबल ऑप्शन बनेगा। 55 हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट,
देखो 1 मॉलिक्यूलर पायरुवेट की कंप्लीट ऑक्सीडेशन कैसे होती है कि ये जब ग्लाइकोलिसिस के बाद तो इस ग्लाइकोलिसिस के बाद जब ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर चूंकि बात हो रही है 1 मॉलिक्यूलर पायरुवेट की, तो अच्छा अब ये देखो ये पायरुवेट जब यहाँ से बन गया तो पायरुवेट का जो एक मॉलिक्यूल है अब अगले मरहले पर ये चेंज होगा इनटू एसिटाइल CoA। तो एसिटाइल CoA में जब ये चेंज होता है ना, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी होती है, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन। जब ये देखो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है तो पूछ रहा है कि CO2 कितने बनेंगे। तो देखो एक ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है, NAD के जरिए। आप ये मत समझें कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं हो रही, तो ऑक्सीडेशन भी हो रही है NAD के जरिए, और ये NADH2 में चेंज हो गया, तो ऑक्सीडेशन भी है लेकिन साथ साथ डीकार्बोक्सिलेशन, एक CO2 यहाँ पे बना। फिर उसके बाद जब ये एसिटाइल CoA ये दाखिल हो जाएगा क्रेब्स साइकिल के अंदर, तो अब क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल में 2 जगहों पर डीकार्बोक्सिलेशन होती है, 2 जगहों पर है। एक जब ये आइसोसिट्रेट अल्फा क्यूटोग्लूटरेट में चेंज होगा, यहां पर CO2 का रिमूवल होगा, एक CO2 मॉलिक्यूल, और फिर अल्फा क्यूटोग्लूटरेट नेक्स्ट जब ये सक्सिनाइल CoA के अंदर चेंज होता है तो यहां पर CO2 का रिमूवल होता है। सो 2 CO2 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल। सो एज अ होल अगर आप देखें कि जब ये पायरुवेट का एक मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, जब ये अपने अंजाम को पहुंचेगा तो इस दौरान में कितने CO2 बनेंगे, तो एक्चुअली 3, ठीक है, और अगर 2 हो तो फिर 6, यानी एक ग्लूकोज से 6 CO2 मिलते हैं, तो एक पायरुवेट से फिर 3 होने चाहिए। सो दिस इज राइट आंसर। अच्छा फिर नेक्स्ट देखिए कि कोकाई बैक्टीरिया जनरली, तो जो कोकाई होते हैं स्फेरिकल बैक्टीरिया, ये एट्राइकस होते हैं, यानी इनके पास फ्लैजेला कोई नहीं है। लोफोट्राइकस या ये बाकी टर्म्स ये बेसिलाई या स्पाइरली के लिए यूज किए जा सकते हैं, लेकिन कोकाई बैक्टीरिया जनरली एट्राइकस, दे आर नॉन मोटाइल। नंबर 57, इन ग्लाइकोलिसिस सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन अकर्स। तो ग्लाइकोलिसिस में 2 ओकेजन्स हमने डिस्कस किए थे जहां पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होती है, और बहुत ही इसको जोर देकर हमने बताया था कि आपने इसको याद रखना है। वो कौन कौन सा ओकेजन है, 7th and 10th रिएक्शन। यहां पर ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन वाला हादसा होगा और ATP जनरेट होंगे। बाय द वे कितने ATP यहां से हासिल होंगे इन 2 रिएक्शन से? जी हाफिया क्या कह रही है? 4 बिल्कुल सही है। जी बोलिए क्या कहते हैं सर? एक बार सबस्ट्रेट लेवल के बारे में थोड़ा सा समझा दें सर आप। सर ये किस तरह होती है, मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई भी ऑर्गेनिक फॉस्फोरिलेटेड सबस्ट्रेट, फॉर एग्जांपल इन रिएक्शन नंबर 7 वहां पर जो मॉलिक्यूल मौजूद है वो है 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट, 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट ये मॉलिक्यूल है। इट रिएक्ट्स विद ADP, ठीक है। अब देखो ये जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट है, दिस इज एक्चुअली एन ऑर्गेनिक फॉस्फोरिलेटेड सबस्ट्रेट। ये मॉलिक्यूल क्या है? दिस इज एन ऑर्गेनिक फॉस्फोरिलेटेड सबस्ट्रेट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और ये फॉस्फोरिलेटेड सबस्ट्रेट है ये। तो जब इस तरह से कोई ऑर्गेनिक फॉस्फोरिलेटेड सबस्ट्रेट डायरेक्टली ADP को अपना फॉस्फेट डोनेट कर दें और ADP ये फॉस्फेट लेकर खुश हो जाए और ये ATP बन जाए, और ये अपना फॉस्फेट लूज करके ये बन गया 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, और ADP ये फॉस्फेट लेकर ये देखो ATP बन गया, ठीक है। इस तरह से जो ATP की फॉर्मेशन होती है उसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। और दूसरा मैकेनिज्म होता है केमियोस्मोसिस। उसमें क्या होगा कि जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम से उनके इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फ्लो करेंगे, हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन्स की पंपिंग होगी, ATP सिंथेस एक्टिवेट होगा और तब जाकर ATP बनेगा। वो पूरा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म केमियोस्मोसिस कहलाता है। तो ये 2 डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं रेस्पिरेशन में ATP जनरेशन के। तो ये ग्लाइकोलिसिस में ये 2 ओकेजन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहलाते हैं। 7th and 10th रिएक्शन जी, और इसमें टोटल 4 ATP हासिल होंगे, जिसमें से 2 ऊपर जो 1 and 3 में कंज्यूम हुए थे उसको हम माइनस कर देंगे, और नेट यहाँ पे हमारे पास 2 ATP मिलेंगे जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का नतीजा है।
सर तो फिर वहाँ पर भी तो सेपरेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हो रही है ना सर? कहाँ पर? सर सेकंड स्टेप पर सर, ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में सर, ये जब एटीपी, ये ग्लाइकोलिसिस की ही बात कर रहे हैं बेटा। ये 7th और 10th रिएक्शन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, यहाँ पर 2 एटीपी इधर और 2 एटीपी इधर हासिल होंगे, ठीक है जी बेटा। आपकी आवाज कम आई है, बताइए दोबारा। सर वो स्टार्ट की बात कर रही है जहाँ पे फॉस्फोरिलेशन होती है ग्लूकोज की। हाँ, वो तो 2 एटीपी कंज्यूम होते हैं ना, वहाँ पे खर्च होते हैं, वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होते, ठीक है सर वो सब्सट्रेट लेवल नहीं होगा? वो सबस्ट्रेट, वो तो वहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं एटीपी, और जहाँ पर प्रोड्यूस होंगे वो जी अच्छा, उसको कहेंगे हम, बिल्कुल। अच्छा 58 देखिए अब। सपोज CO2 लेबल्ड विद कार्बन 14। कार्बन 14 ये कार्बन का एक आइसोटोप है, तो हम बाज़ का किसी मेटाबॉलिक पाथवे को ट्रेस आउट करने के लिए आइसोटोपिक मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं। तो सपोज अगर आपने CO2 जो कि कार्बन 14 कंटेन करता है, ठीक है, उससे लेबल लिए, has been used to identify the intermediate compound in the Calvin cycle. So which compound would be the first to contain the C14? तो यहाँ पे मतलब ये है पूछने का कि पहला स्टेबल कंपाउंड कौन सा बनेगा। तो वो सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड कैल्विन साइकिल में दरअसल ये फॉस्फोग्लाइसरेट या फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले C14 अपीयर होगा, और सबसे आखिर में C14 का किसके अंदर अपीयर होगा? अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि विच कंपाउंड वुड बी द लास्ट टू कंटेन C14 इन द कैल्विन साइकिल, तो वो कौन सा होता? वो फिर RuBP होता, क्योंकि ये कैल्विन साइकिल में सबसे आखिर में हासिल होता है ना, रीजनरेट करता है, तो ये फिर आंसर बनता। 59 which sequence of events best describes the infectious cycle of the HIV? HIV की infectious cycle में अगर आप sequence of event देखें तो इसमें इंटीग्रेशन सबसे पहले नहीं होगा। आई एम सॉरी, इंटीग्रेशन से पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाला इवेंट होता है, इस वजह से इसको तो हम रिजेक्ट कर दें। अच्छा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, वायरल आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस ये बाद का इवेंट है, इसको भी रिजेक्ट किया जा सकता है। अटैचमेंट अलबत्ता और पहले का इवेंट है, तो अटैचमेंट, एंट्री, फिर उसके बाद अनकॉइलिंग, फिर इंटीग्रेशन और फिर ये इधर आके गलत हो गया। लेकिन अगर हम इस ऑप्शन को देखें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, फिर इंटीग्रेशन, फिर वायरल आरएनए प्रोटीन, ये बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है, ठीक है। तो ये राइट आंसर बनेगा। हालांकि यहां पर भी सीक्वेंस ये इधर अनकॉइलिंग तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद ये 2 ऑप्शन जो है ना आगे पीछे हुए हैं, तो इस वजह से इसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। 60 इन लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ द बैक्टीरियोफेज द स्टेप ऑफ इंडक्शन अकर्स। लाइसोजेनिक साइकिल में ये जो इंडक्शन का स्टेप है, यानी दोबारा से जब लाइटिक साइकिल रीस्टार्ट होती है, जब उसको वो होश आता है कि मैं किस मकसद के लिए आया था, तो ये कब होगा? बिफोर लाइसोजेनी? नो, असल में आफ्टर लाइसोजेनी होना चाहिए था, फिर ये दुरुस्त होता। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस? नहीं, ये वायरस की मल्टीप्लिकेशन से पहले होगा इंडक्शन, उसके बाद फिर वायरस मल्टीप्लाई होते हैं। सही सर, इसके लिए तो एडवर्स कंडीशंस होती है ना सर? जी बिल्कुल, वो एडवर्स कंडीशन में ये जब सेपरेट हो जाएगा होस्ट जीनोम से, तो तब ये इस तरह से। अच्छा, बाज बच्चे जो है ना यहाँ पर ये कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस, कि भाई वो जो होस्ट सेल है ड्यूरिंग लाइसोजेनी वो अपनी अगली जनरेशंस बनाता है, तो उसके जीनोम के अंदर भी तो इसकी कॉपीज आगे पास कर रही होती हैं, तो वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है। तो एक्चुअली ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है वायरस की। वायरस की मल्टीप्लिकेशन तब होगी जब पूरे वायरल पार्टिकल्स बनेंगे, ये तो जस्ट होस्ट की मल्टीप्लिकेशन हो रही है। सही, तो इस वजह से ये ऑप्शन सुटेबल नहीं है, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो none of them should be opted. 61 which of the following reaction converts RuP ribulose phosphate to ribulose bisphosphate? तो दरअसल देखो, इसके पास एक फॉस्फेट, इसके बाद 2 फॉस्फेट, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हुआ होगा? हालांकि दोनों राइबुलोज मॉलिक्यूल्स हैं, तो फॉस्फेट का एडिशन ऑफ फॉस्फेट का मतलब है फॉस्फोरिलेशन, सो ये राइट आंसर बनेगा। 62 टेम्परेट फेज में एग्जिस्ट एज। देखो, ये जो टेम्परेट फेज टर्म है, दिस इज यूज फॉर द लाइसोजेनिक फेज। लाइसोजेनिक, इसका दूसरा नाम होता है लाइसोजेनिक फेज। ये वो बैक्टीरियोफेज होता है जो लाइसोजेनिक साइकिल परफॉर्म करता है। इसके बरक्स जो दूसरा बैक्टीरियोफेज है जो लाइटिक साइकिल परफॉर्म करता है, उसको लाइटिक फेज
या फिर उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है विरुलेंट फेज, उसको विरुलेंट फेज कहते हैं। ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखिए। यहां पर टेम्परेट फेज के मुतालिक बात हो रही है कि इट में एग्जिस्ट एज रेट्रोवायरस या प्रोफेज या कैप्सिड या वायरॉइड। तो एक्चुअली प्रोफेज, क्योंकि ये जो टेम्परेट फेज है ड्यूरिंग लाइसोजेनी इट बिकम्स द पार्ट ऑफ द होस्ट जीनोम एंड इन दैट कंडीशन इट इज नोन एज प्रोफेज। तो ये आंसर यहां पे सूट करेगा। 63, इफ प्लाज्मिड इज रिमूव फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल, तो उसकी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? प्लाज्मिड्स तो वैसे भी तमाम बैक्टीरिया के पास नहीं होते, सो इट्स ग्रोथ विल सीज्ड एंड डेथ अकर्स। नो, इसकी ग्रोथ से और डेथ से कोई ताल्लुक नहीं है। इट विल बिकम मोर वल्नरेबल टू बी अटैक्ड बाय द एंटीबायोटिक्स। यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इसके पास जो प्लाज्मिड उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट हैं। तो जिसके पास प्लाज्मिड नहीं होगा, जिससे रिमूव कर दिया जाएगा, तो वो सेल एंटीबायोटिक्स के लिए ससेप्टेबल हो जाएगा, वल्नरेबल हो जाएगा। तो इस वजह से ये पॉसिबल है। इट विल बिकम मोर रेजिस्टेंट, ये तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल। ठीक है, और इट विल बिकम मोर पैथोजेनिक, तो ये पैथोजेनिक भी ज्यादा नहीं बनेगा। सिर्फ ये आंसर यहां पे सूट कर रहा है। 64 में देखिए कि व्हाट इज द टोटल एंड नेट गेन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस इफ इट अकर्स ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन इन यूकैरियोट्स। देखो, ग्लाइकोलिसिस का एटीपी बजट हमने बड़ी डिटेल से कवर किया था। तो उसमें देखो, अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ग्लाइकोलिसिस हो रहा है और वो भी यूकैरियोट्स के अंदर, तो ऐसी सूरत में टोटल और नेट गेन क्या होगा? देखो, इसमें दो चीज़ों को हमने कंसिडर करना है। एक तो जो एटीपी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का नतीजा है, तो ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से जो एटीपी हासिल होंगे उसमें 4 एटीपी मिलते हैं, लेकिन 2 चूंकि कंज्यूम हो जाते हैं, तो नेट यहां पर जो हमारे पास आएगा वो 2 है। लेकिन साथ साथ यहां पर याद करो कि चूंकि बात हो रही है एरोबिक रेस्पिरेशन की, लिहाजा इसमें जो NADH मिलेंगे वो केमी ऑस्मोटिकली एटीपी प्रोवाइड करेंगे। तो केमी ऑस्मोटिक मैकेनिज्म के तहत अब यहां पर जो 2 NADH मॉलिक्यूल्स हैं उनसे एटीपी हासिल होने हैं। बट द प्रॉब्लम इज, हाँ जी, प्रॉब्लम यह है कि यूकैरियोट्स में जो रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन जहां पर केमी ऑस्मोसिस होगा, इट इज लोकेटेड विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, वो माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद है। सही, तो ये जो NADH हैं जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होने लगते हैं, सपोज दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियल बॉडी, तो माइटोकॉन्ड्रियल बॉडी में जब ये NADH मॉलिक्यूल साइटोसोल से, ये साइटोसोल की प्रोडक्ट में जब ये यहाँ से इधर दाखिल होने लगते हैं, तो एक्चुअली ये अंदर नहीं जा पाते। ये यहाँ से NADH2 ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को अंदर डोनेट करेंगे टू FAD, तो FAD वो इलेक्ट्रॉन्स लेकर बन जाएगा FADH2। तो इस तरह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स अंदर पहुंचा पाएंगे, खुद अंदर नहीं जा पाएंगे। तो इस तरह से इनका जो पोटेंशियल है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। वैसे इन 2 NADH2 से 6 एटीपी हासिल होने थे अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल होता, लेकिन बात हो रही है यूकैरियोटिक सेल की। तो अब बजाय 6 के अब कितने एटीपी हासिल होंगे? 4 एटीपी। ठीक है, 6 एटीपी किस केस में आप कंसिडर करेंगे? इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, बट 4 एटीपी आप कंसिडर करेंगे इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। चूंकि यहां पर क्वेश्चन में यूकैरियोट्स में ये बात पूछी जा रही है, तो आपने यहां से 4 काउंट करना है। तो अब देखो, ये 4 प्लस 4, ये 4 टोटल बने थे ना, तो 4 प्लस 4 8 इज द टोटल गेन। सो 8 इज गेन गिवन इन द सी ऑप्शन। और जबकि 2 माइनस कर दें तो नेट गेन कितना हो गया? 4 प्लस 2 दैट इज 6। सो सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन जी। तो उसके बाद 65 देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल यील्ड्स ATP अपॉन फर्दर ऑक्सीडेशन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में किस मॉलिक्यूल की फर्दर ऑक्सीडेशन से एटीपी मिलेंगे? तो उसमें ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, NADH2 एंड FADH2। दे आर फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू द रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इनसे जो एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो केमी ऑस्मोटिकली अपनी एनर्जी यूटिलाइज करवाएंगे एटीपी की सिंथेसिस में, इनसे वो एटीपी हासिल होने। नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 6 कार्बन कंपाउंड। तो आप याद करें कि ये फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, ये तो वैसे 3 कार्बन कंपाउंड है एंड इट इज फाउंड इन द केल्विन साइकिल, लेकिन बाकी सारे क्रेब्स साइकिल के कंपाउंड्स हैं। अल्फा कीटोग्लूटरेट ये 5 कार्बन मॉलिक्यूल है। आइसोसिट्रेट इज अ 6 कार्बन, बट सक्सीनेट इज अ 4 कार्बन
एंड फ्यूमरेट इज ऑल्सो ऑफ 4 कार्बन, क्योंकि क्रेब्स साइकिल के अंदर जो जितने भी मेटाबोलाइट्स हैं वो कोई 6 कार्बन, कोई 5 और कोई 4 कार्बन, तो आपने ये याद रखना है। तो आपसे चूंकि 6 कार्बन मॉलिक्यूल पूछा गया है, देयरफॉर द राइट आंसर इज आइसोसिट्रेट। नंबर 66, how many molecules of ATP are net yield by substrate level phosphorylation in aerobic respiration of 1 molecule of glucose in eukaryotes? देखो ग्लूकोज का जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो ऐसी सूरत में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से कितने एटीपी बनेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन एक तो ग्लाइकोलिसिस में होता है। ग्लाइकोलिसिस में मैंने अभी रिएक्शन नंबर कौन कौन से बताए थे, रिएक्शन नंबर जी बोलिए 7 एंड 10, ठीक है। 2 एटीपी मिले यहाँ से और 2 एटीपी मिले यहाँ से, ये 2 एटीपी और ये 2 एटीपी। तो इस तरह से अगर हम इसको सम अप करें तो ये हमारे पास आगे 4 एटीपी, लेकिन चूंकि 2 एटीपी इसी ग्लाइकोलिसिस में खर्च हो जाते हैं -2, तो इस तरह से हमारे पास जो नेट आएगा यहाँ से वो आएगा 2 ATP। 2 ATP ये इस ग्लाइकोलिसिस से हासिल होगा, इसको हम कहेंगे नेट। अच्छा, दूसरी तरफ जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है ग्लाइकोलिसिस के अलावा और कहाँ होती है, तो वो ग्लाइकोलिसिस के अलावा क्रेब्स साइकिल में। जी, क्रेब्स साइकिल में अगर आप काउंट करें तो यहाँ पर जो रिएक्शन नंबर 6 है, आई थिंक नंबर 6, रिएक्शन नंबर 6, तो इसमें 2 ATPs हासिल होंगे, लेकिन यहाँ पर खर्च कोई भी नहीं होता, लिहाजा ये दोनों के दोनों यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे। तो इस तरह से ये 2 यहाँ से मिले थे ग्लाइकोलिसिस से, 2 यहाँ से मिल गए, तो इन दोनों को सम अप करें तो आपके पास नेट कितना आ जाता है 4 ATP एज अ रिजल्ट ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। देयरफॉर राइट आंसर इज ट्रांसपोर्ट चेन, उसमें भी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेकर ही एटीपी बनती है सर, वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन नहीं होगी। नहीं ना, यही तो आपको समझाया है भाई कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के बगैर डायरेक्टली किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, नॉट इनऑर्गेनिक, मैंने कहा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसके पास फॉस्फेट मौजूद हो, वो अपना फॉस्फेट अगर एडीपी को डोनेट कर दे कि भाई ठीक है तुम ले लो मेरी खैर है, तो वो फिर एडीपी एटीपी में चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। वो जो रेस्पिरेटरी चेन में हो रही है वो तो केमियोस्मोटिकली हो रही है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, प्रोटॉन्स पंप होते हैं और उसके बाद जाकर फिर वो एटीपी हासिल होते हैं। सही। अब आखिरी देखो कि इन द लाइटिक साइकिल ऑफ द बैक्टीरियोफेज द होस्ट डीएनए इज, देखो लाइटिक साइकिल में होस्ट डीएनए का क्या बनेगा, बेचारा अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, रेप्लिकेट नहीं कर पाता, डाइजेस्टेड इट्स इनटू इट्स न्यूक्लियोटाइड, यस बिल्कुल, टर्न्ड ऑन बाय द रिमूवल, ये भी गलत है, टर्न्ड ऑफ ये भी गलत है, तो डाइजेस्टेड इनटू इट्स न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि बैक्टीरियोफेज जाते उसको उड़ा देता है, तो इस तरह से ये राइट आंसर बनेगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ हमारा ये जो आज का डिस्कशन था वो अपने अख्ताम को पहुंचा। कोई और सवाल इस हवाले से आप पूछना चाहें तो मोस्ट वेलकम। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने पार्टिसिपेट किया इस टेस्ट के अंदर, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जो हमारा टेस्ट होगा उसमें ये नेक्स्ट वीक के जो टॉपिक्स होंगे लेक्चर नंबर 22 से लेकर आई थिंक आगे 28 तक शायद चलेंगे, तो उन टॉपिक्स से फिर वो टेस्ट होगा आपका। तो इस दौरान में, इस वीक के दौरान उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए ताकि फिर उसमें आप भरपूर शिरकत कर सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.